चलिए, सो ये रहा अपना क्लास। बात करते हैं, कहाँ है ये? जावा प्रोग्रामिंग के गेस का तो पहला क्वेश्चन है, जावा होता क्या है, इसका फीचर, इंट्रोडक्शन, ये सब। नेक्स्ट जेडीके जेआरई क्या होता है, फिर ऑपरेटर्स है, ये क्वेश्चन हम शॉर्ट में बताएंगे। कंडीशनल्स एंड लूप्स है, अब इसमें जंप स्टेटमेंट ये सब बताना है, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेट्स एम फॉर 5 क्वेश्चंस। आज के क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन कर पाए। टीएमक्यू, एसक्यूए, आईएसओ, सीएमएम पूछा जाता है क्या? आईएस सीएमएम का सब पॉसिबिलिटी है, बाकी टीएमक्यू, एसक्यू, आईएसओ नहीं पूछा जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए, थैंक्स। तो आगे चलते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज जावा, होता क्या है, फीचर्स। ठीक है, तो जावा एक हाई लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, एंड इसका काम जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होता है, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं। सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको बनाया था 1995 में, ये दोनों बात याद रखना है। यहाँ पे लिख देता है नाउ ओन्ड बाय ओरेकल। तो ऐसा नहीं है कि सन माइक्रो सिस्टम से जावा खरीदा गया, एक्चुअल में ओरेकल जो है सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को ही खरीद ली थी, ताकि इसके पास आ जाए। ये 2010 में हुआ था शायद, आप ये डेट एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं, वरना 2010 लिख भी दीजिएगा चलेगा। राइट वंस रन एनीवेयर, पहले का जो लैंग्वेज था ये इस प्रिंसिपल पे फॉलो, मतलब उस टाइम का जब जावा बना उस टाइम का लैंग्वेज में ये फीचर नहीं था, राइट वंस एनीवेयर। एक जगह कोड लिखिए, उसको कंपाइल कीजिए, और जो उसका बाइट कोड बना वो कहीं भी लेके चलाइए, चलेगा। तो ये चीज पहली बार आया। फीचर्स जावा में क्या है, सिंपल है, सीखना और यूज करना दोनों आसान है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो डेटा क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, एक प्लेटफॉर्म पे लिखिए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लिखिए, कंपाइल भी कर दीजिए, और जो कंपाइल्ड कोड बनाया वो किसी और को दीजिए, वो चला लेगा। पोर्टेबल की बात करते हैं। पोर्टेबल मतलब प्रोग्राम कैन बी मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोड ले जाके चलाया जा सकता है। पोर्टेबिलिटी मतलब ऐसा समझिए कि बस यही है कि इस कंप्यूटर पे कोड लिखे हैं तो दूसरे पे ले जाके चला सकता है, मतलब। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे ये एक विंडोज प्लेटफॉर्म है, दूसरा अगर मैक प्लेटफॉर्म है, तो कंप्यूटर दोनों पे चलेगा। भेजे कि नहीं पिक? अरे किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं बॉस? किससे पिक मारा दोस्त चैट में? नेक्स्ट, सिक्योर की बात करते हैं। सिक्योर बोलता है प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू बाइट कोड वेरिफिकेशन एंड जेवीएम। तो जेवीएम क्या करता है, जब भी आप कोई डॉट क्लास फाइल उसको रन करने देते हैं तो वो क्या करता है, उसको बाइट कोड वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, बाइट कोड वेरिफिकेशन जो वो करता है रन करने से पहले। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है ना, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको, बहुत ऐसा चीज जो जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी कहते हैं ना उसको। कोई कोई इंसान होता है जो बहुत मजबूत होता है, पत्थर दिल, जल्दी इसको तकलीफ हो जाए तो टूटेगा नहीं। तो वही चीज है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि जावा प्रोग्राम में एक्सेप्शन का चांसेस बहुत कम है, या मेमोरी लीक का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया जाता है, या हैंडल करने का तरीका है। मल्टी थ्रेडेड, जावा प्रोग्राम में इनबिल्ट सपोर्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए। आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिंपली मल्टीपल काम अगर अपने प्रोग्राम से कराना है तो जावा में हो जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इसमें नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत हाई है इसका। एक परफॉर्मेंस का प्रूफ है कि एक JIT नाम का चीज होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो JVM आपको पता है बाय डिफॉल्ट एक इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, लेकिन उसको अगर कुछ लाइन ऑफ कोड लग रहा है कि बार बार आ रहा है तो उसको डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और वो कन्वर्ट करने का काम करता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और वो मशीन को डायरेक्टली मशीन को दे दिया जाता है कि जब भी हम ये फंक्शन बोले तो ये मशीन कोड चला दे। फिर डायनेमिक की बात करते हैं। डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस, यानी डायनेमिकली क्लासेस लोड हो सकता है, यही चीज। डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन क्या क्या है, ई कॉमर्स ऐप, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, इंटरप्राइज ऐप, बैंकिंग ऐप, साइंटिफिक ऐप, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सेट टॉप बॉक्स, ये सब का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं C++ और जावा के बीच में। क्या है C++ और जावा के बीच में डिफरेंस? पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है,
जावा में एक अगर आप कोड विंडोज मशीन पे कंपाइल किए हैं तो वो आप मैक पे भी चला सकते हैं, बस आपको मैक का जेवीएम चाहिए होगा, उसके हिसाब से आप उसको चला सकते हैं। जबकि इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, अगर आप विंडोज पे कंपाइल किए हैं तो .exe बनेगा C++ का प्रोग्राम और वो मैक पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पूरा C++ में भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है कि अगर आप उसको सोर्स कोड देंगे तो वो कंपाइल करके चला सकता है, बट जनरली जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब होता है प्लेटफॉर्म से फर्क पड़ता है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कहीं भी चल जाता है। समझें? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा समझिए ना कि सनी देओल इंडिया हो या पाकिस्तान दोनों जगह 2.5 किलो वाला हाथ चलेगा। और C++ आप समझिए शक्ति कपूर की, इधर कुछ कर सकता है बट उधर कुछ नहीं कर सकता। सिंपल। आगे चलते हैं यूजेस जेवीएम। यूजेस जेवीएम का मतलब है ये जेवीएम का यूज करता है। जेवीएम मतलब एक इंटरप्रेटर। क्या यूज करता है? एक इंटरप्रेटर जो कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है। अब ये क्या करता है? कंपाइल डायरेक्टली टू मशीन कोड। बेसिकली बात क्या है कि जो जावा का कोड होता है ये क्या होता है? क्लास फाइल बनता है और उसको जेवीएम चलाता है। ठीक है। जबकि C++ में क्या होता है? जो सीपीपी कोड होता है उससे आपको क्या बनता है? exe फाइल मतलब मशीन कोड, और वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। क्या ये बात समझ में आया? जावा का प्रोग्राम, ये अभी आगे और पढ़ेंगे, जावा का प्रोग्राम क्लास फाइल बनता है और उसको जेवीएम चलाता है, जबकि C++ का फाइल .exe बनता है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। अच्छा, ये जो जेवीएम है इसको भी काम करने के लिए किसका हेल्प का जरूरत पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। समझें? तो यही बात लिख रहा है कि ये जेवीएम का यूज करता है कोड चलाने के लिए, ये डायरेक्टली मशीन कोड बना देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से चला लेता है। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है थ्रू इंटरफेसेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का एक खास प्रकार सिर्फ इंटरफेसेस में होता है। इसमें क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंसेस क्लासेस में भी सपोर्ट करते हैं। मतलब वही बात है, जावा में जो है क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बना सकते हैं, जबकि C++ में क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस बना सकते हैं। अब ये इंटरफेस एक दूसरा चीज होता है। बस यही लिखा है कि अगर आपको MI करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस तो जावा में ओनली इंटरफेसेस में होता है, जबकि C++ में क्या है? पहली बात इंटरफेस होता नहीं, यहाँ पे क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। क्लियर है? फिर बोलता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। आप कोई ऑब्जेक्ट बनाए, अगर जेवीएम को दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को आगे कभी एक्सेस नहीं कर रहा है, मतलब डॉट हेलो या फिर ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह या कुछ डेटा वगैरह एक्सेस करने की कोशिश करना है, नहीं कर रहा है, तो जेवीएम का एक समझिए ना, जेवीएम का एक राइट हैंड समझिए, लेफ्ट हैंड समझिए, उसका काम यही होता है कि जो मेमोरी में गार्बेज पड़ा हुआ है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई यूज नहीं है, तो उसको डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। जबकि C++ में क्या है? मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। आप खुद से न्यू कीवर्ड से मेमोरी बनाते हैं और डिलीट कीवर्ड से मेमोरी डी एलोकेट करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज होता था ना, मैलॉक करते थे और फ्री करते थे, तो C++ पे न्यू कीवर्ड से बनता है, डिलीट कीवर्ड से फ्री होता है। जबकि जावा में क्या है? आपको सिर्फ न्यू कीवर्ड से मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स बनाते जाइए, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट कर देगा। इसमें पॉइंटर ही नहीं होता या पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं होता है, इसमें आप सीधा बोल दीजिए पॉइंटर नहीं होता है, इसमें पॉइंटर होता है। ज्यादा सिक्योर है जावा का प्रोग्राम, इसमें सिक्योरिटी बहुत कम है क्योंकि जेवीएम है, बहुत सारी चीज हैंडल करता है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है सारा फीचर, बट इसमें क्या है? आपको प्रोसीड्योर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों फीचर मिलता है। इसमें बाइट कोड का यूज होता है, इसमें डायरेक्ट मशीन कोड बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, डायरेक्ट बाइट कोड बना है क्लास फाइल, और इसमें क्या होता है? डायरेक्ट मशीन कोड बनता है। क्या ये बात समझ में आया? पहले पेज में आपको 3 चीजें पढ़ना है, सॉरी 4 चीजें। जावा का डेफिनेशन, फीचर्स, एप्लीकेशंस और जावा वर्सेस सीपीपी में डिफरेंस। क्लियर? डेफिनेशन जावा क्या होता है, जावा का क्या क्या फीचर है, क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, और जावा का क्या क्या डिफरेंसेस है C++ के साथ, जो पहले पढ़ के आए थे। फिर और भी है इस क्वेश्चन में, शायद 2 ही पेज का है क्वेश्चन। हाँ, 2 और चीजें आपको पढ़ना है, 2 या एक ही है। आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या बोलता है उसको? उसमें मुंडी होता है, आंख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, कंधा होता है। तो वैसे ही क्या है, 6 अलग अलग चीज है। ठीक है, 6 अलग अलग चीज है।
सबसे ऊपर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कंटेन्स कमेंट्स डिस्क्राइबिंग द प्रोग्राम। आप अपने कोड में सबसे पहले ऐसे ही डबल स्लैश लगा के और लिखते हैं कि ये प्रोग्राम कैलकुलेटर के लिए है, हर्षित ने बनाया है, 10 तारीख को बनाया है, तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कमेंट लगा के कुछ भी अपने कोड के बारे में लिखिए। फिर आता है आपका पैकेज स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए बता रहा है ना, पैकेज माई पैकेज, मतलब ये पूरा क्या है, किस पैकेज का पार्ट है, माई पैकेज का। आप ये भी बना सकते थे कि पैकेज कॉलेज बडी, मतलब ये जो नीचे का जो भी कोड है ये कॉलेज बडी पैकेज का पार्ट है। क्लियर है? सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम के बारे में जो भी लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए कि पैकेज कौन सा है, पैक 1, पैक 2, या पैकेज कॉलेज बडी, पैकेज वीआर रिव्यू, जिस पैकेज का ये कोड पूरा पार्ट है वो पैकेज का नाम देंगे। थर्ड आता है फिर इंपोर्ट, यानी आप जो कोड लिख रहा है उसके लिए आपको कुछ और बाहरी चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो आप सिंपल इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट और भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ जावा यूटिल डॉट मैथ होता है, ऐसा कुछ और चीज भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरफेस स्टेटमेंट। अगर आपको कोई इंटरफेस बनाना, इंटरफेस टेस्ट, और इसके अंदर कुछ मेथड रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। जब इंटरफेस पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे समझेंगे। ये ऑप्शनल है, देखिए इंपोर्ट भी ऑप्शनल है, पैकेज भी ऑप्शनल है। आपको मन है कि आपको इस कोड को एक पैकेज में रखना है तो रखिए, नहीं तो नहीं रखिए। इंपोर्ट स्टेटमेंट, कुछ इंपोर्ट करना है तो करिए, नहीं जरूरत है तो मत कीजिए। इंटरफेस स्टेटमेंट, अगर आपको इंटरफेस बनाने की जरूरत है तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। अब देखिए क्लास जो है मैंडेटरी है, इसमें ऑप्शनल नहीं लिखा है। बोल रहा है एवरी जावा प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन क्लास। आपका कोई भी जावा प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम एक क्लास तो होगा ही होगा। क्लास हेलो यहाँ पे बनाए हुए और कर्ली ब्रेसेस। पब्लिक क्यों रखा है? क्योंकि ये पैकेज के बाहर से भी एक्सेस हो पाए, इसलिए पब्लिक बनाते हैं। मतलब देखिए नॉर्मल क्लास और पब्लिक क्लास में यही डिफरेंस है कि जो भी क्लास पब्लिक होगा वो पैकेज के बाहर से भी इनहेरिट हो सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है बाहर उसका, मतलब पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होगा। और जो क्लास पब्लिक नहीं है वो पैकेज के बाहर एक्सेसिबल ही नहीं होगा। अब मेन मेथड क्या होता है? मेन मेथड में आपका आता है पब्लिक, ये वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पीएसवीएम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक इसलिए ताकि इस मेन मेथड को बाहर से, पैकेज के बाहर भी कहीं से भी कोई एक्सेस कर ले। स्टैटिक इसलिए ताकि कोई इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस कर पाए। वॉइड इसलिए क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। और मेन इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जेवीएम जो है इसी को कॉल करता है, मतलब इसी को ढूंढता है कि यहीं से प्रोग्राम चलाना शुरू करेगा। इसमें एक आर्गुमेंट लिया जाता है स्ट्रिंग आर्ग्स, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है और आर्ग्स एरे का नाम है। तो देखिए पब्लिक इसलिए ताकि कहीं से कॉल हो पाए, स्टैटिक इसलिए ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। वॉइड इसलिए क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता। मेन इसलिए क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, जेवीएम को पता है कि मेन को ही ढूंढना है, वहीं से शुरू करना है। स्ट्रिंग आर्ग्स इसलिए ताकि कमांड लाइन आर्गुमेंट जो है, ये इस गेस का लास्ट क्वेश्चन है, कमांड लाइन आर्गुमेंट, इस पे बात करेंगे कि जावा प्रोग्राम को रन करते टाइम जो कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करेंगे वो। लास्ट में आता है प्रोग्राम स्टेटमेंट, इसमें आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसा कुछ लिख सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लास है। इसमें इंटरफेस नहीं बनाया गया, ये आपका क्लास है। देख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, और इसके अंदर एक छोटा सा प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्लियर है ये पहला क्वेश्चन? गुड। हमको लगता है आप में से मैक्सिमम लोग पढ़ के आए हैं। बात करते हैं जेडीके जेआरई वाला, ठीक है। अब इसमें ना 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, जेडीके, जेआरई और जेवीएम। अगर हम एक सिंपल भाषा में बताएं तो आप समझिए जेडीके सबसे बड़ा बक्सा है, ठीक है, और जेडीके के बक्सा के अंदर आता है जेआरई, और उसके बक्सा के अंदर आता है जेवीएम। क्या ये बेसिक बात याद रहेगा? जेडीके सबसे बड़ा बक्सा है, उसके अंदर जेआरई आता है और उसके अंदर जेवीएम आता है। तो जेडीके होता क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि यूज होता है डेवलप जावा एप्लीकेशन, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए यूज होता है, मतलब इसमें डेवलपमेंट के लिए भी टूल है और रन करने के लिए भी। इट कंटेन्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू राइट, कंपाइल, डीबग, रन जावा प्रोग्राम। यानी जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए जितना भी चीज चाहिए वो सब किस में है?
जेडीके। अब इसमें क्या क्या है पहले बताता है। एक तो है जेडीके, सॉरी जेडीके में क्या है, एक तो है जेआरई और दूसरा है डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में क्या क्या आता है, जावा का कंपाइलर, जावा सी, जेडीबी जावा डिबगर, डॉक्यूमेंटेशन टूल जावा डॉग, और फिर अदर यूटिलिटीज मतलब और भी चीजों का काम। मेन तीन चीजें आप समझ के चलिए डेवलपमेंट टूल्स में आता है। कंपाइलर जो नॉर्मल डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल बनाता है, डीबगर जो डिबगिंग का काम करता है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन। फंक्शंस की बात करते हैं तो जावा प्रोग्राम को डेवलप करना, कंपाइल करना, डीबग कराना, और जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स की मतलब रन वन सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कि सबसे पहले ये क्या है, जेडीके, उसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स भी आता है और उसके अंदर जेआरई भी आता है। आपको दिख रहा है ये सब डेवलपमेंट टूल्स और प्लस ये जेआरई का डब्बा, ये सब किसका पार्ट है, जेडीके का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जेडीके में एक लाइन लिखा होगा कि जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस में सारे डेवलपमेंट टूल्स। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब रन करने का सारा जुगाड़ जंतर, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट टूल्स मतलब प्रोग्राम को डेवलप करने का सारा जुगाड़। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं जेआरई के बारे में, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये एक इन्वायरमेंट है जिसका काम बस जावा प्रोग्राम को रन करना है, और इसमें एक जेवीएम नाम का हीरो होता है जो एक्चुअल में रन करता है। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब रन करने वाला और रन करने का बाकी सब जुगाड़। अब देख रहे हैं जेआरई इज इक्वल टू जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन जो इसको रन करेगा, और जावा लाइब्रेरीज मतलब जैसे स्कैनर क्लास या फिर ऐसा और भी क्लासेस। जेआरई का काम क्या है, जावा प्रोग्राम को रन कराना, जावा क्लासेस देना, जेवीएम बीसी में होता है, और जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। अब सबसे मेन हीरो अपना जेवीएम। आप अगर ऊपर से समझना चाहेंगे तो जेडीके को ऐसा समझिए, जेडीके के अंदर जावा प्रोग्राम को रन करना और डेवलप करना दोनों टूल आता है। अब जेआरई के अंदर डेवलपमेंट टूल नहीं, सिर्फ रन करने वाला सारा जुगाड़ है जेआरई के अंदर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और रन करने का सारा जुगाड़ मतलब एक तो जेवीएम रन करने वाला जो एक्चुअल ऐसा समझिए मशीन है जो रन करेगा, और दूसरा रन करने के लिए जो क्लासेस वगैरह रिक्वायर्ड है वो सब। क्लियर है क्या यहां तक आप लोगों को। एक्चुअली हम ये इसलिए हटा दिए ना कि मजा नहीं आ रहा था, ज्यादा गंदा हो गया था। ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन की बात करते हैं। तो वर्चुअल मशीन क्या है, जो एग्जीक्यूट करता है जावा के बाइट कोड को, मतलब एक तरह का ये इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड so that Java program can run on any operating system. JVM is responsible for memory management, security, Java program को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, ये सारा चीज JVM का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली JVM ही वो जुगाड़ है जो जावा प्रोग्राम को रन करवाता है। ये जो मेमोरी मैनेजमेंट हम बोले ना, गार्बेज कलेक्टर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब JVM ही करता है। क्लास फाइल को लोड करना, इंपोर्ट स्टेटमेंट जहां आप यूज किए वहां दूसरा क्लास को इनकी मतलब क्लास फाइल को ऐड करना, ये सब इसी का काम है। फंक्शंस की बात करते हैं, जावा क्लास को लोड करता है, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है ओएस को ताकि वो चला पाए, मेमोरी को मैनेज कर लेता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं जेडीके जो है इसके अंदर दो सेक्शन है, जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स। क्या ये बात समझ में आया। जावा डेवलपमेंट किट का जेडीके का दो सेक्शन है, एक तो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और दूसरा डेवलपमेंट टूल्स। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में मतलब डेवलपमेंट टूल्स में तो आप समझ लीजिए जावा सी कंपाइलर, डिबगर और डॉक्यूमेंटेशन। जबकि जेआरई में देखेंगे तो फिर से दो सेक्शन, एक है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन और साथ में जावा लाइब्रेरीज। क्या ये बात याद रहेगा, या तो ये गोलू याद कर लो सर्कल, या फिर ये डायग्राम याद कर लो। जब भी जेडीके लिखना पड़े, जेआरई डेवलपमेंट टूल्स, ये हुआ ना जेआरई, और एक डेव टूल्स। अब जेआरई के अंदर आपको मन करे तो लिख दीजिए दोनों, यही जेवीएम और लाइब्रेरी। ठीक है, और डेव टूल्स के अंदर वो सब। आगे चले।
अब बात है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट द सोर्स कोड इन ए फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन। जैसे कि आप मान लीजिए हेलो डॉट जावा में, हेलो डॉट जावा नाम के फाइल में आप अपना कोडिंग लिख लिए, ठीक है। दूसरा आता है आप उसको कंपाइल करेंगे, तो आपको जावा सी लिखना है और आपको अपने फाइल का नाम देना है हेलो डॉट जावा। अगर आप हर्षित डॉट जावा बनाए तो हर्षित डॉट जावा लिखेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा, एक हेलो डॉट क्लास बन के आएगा। क्या ये बात समझ में आया? नेचुरली जो आपके कोड फाइल का नाम होता है उसी नाम का क्लास आएगा, क्योंकि अंदर जो आप मेन मेथड बनाए हैं या जितना भी क्लासेस डिफाइन किए हैं उस फाइल में, वो सब क्लास का एक्चुअल जो नाम है उसी नाम का क्लास फाइल बनता है। ये बात नहीं समझ में आया, कभी कंपाइल करके दिखा देंगे। बट अभी के लिए याद रखो, जावा सी मतलब कंपाइलर को चलाओ और उसको हेलो डॉट जावा दे दो, तो इससे एक हेलो डॉट क्लास बनेगा। ये आपका, यही आपका क्या है, बीसी राइट कोड। एक्सिक्यूट द प्रोग्राम। अब इसको रन करने के लिए आपको जावा हेलो लिखना है, मतलब ये जो डॉट क्लास है ये नहीं लिखना है। तो इससे होगा क्या, जेवीएम लोड्स द बाइट कोड, कन्वर्ट इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। समझ में आई? पहले एक हेलो डॉट जावा था, ये क्या है आपका सोर्स कोड। फिर ये जावा सी और हेलो डॉट जावा लिखे, तो ये आपका क्या हुआ, कंपाइलेशन। फिर आता है हेलो डॉट क्लास, ये आपका एक तरह का क्या बना, बाइट कोड बना, जो कि जेबीएम द्वारा रन किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जेबीएम के पास आया और मशीन कोड में इसको कन्वर्ट किया गया और फिर उसका आउटपुट निकला। क्या ये बात समझ में आया? गुड। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें बोल रहा है कि जावा प्रोग्राम का जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर वो क्या करता है, बाइट कोड प्रोग्राम एक बार जनरेट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर सब जगह एक जैसा ही बिहेव करता है और ये क्या करता है, एक बस डॉट क्लास फाइल दे देगा। अब अगर इस डॉट क्लास फाइल को मान लीजिए हाई डॉट क्लास है, अगर हम इसको दे दे मान लीजिए किसी मैक यूजर को, तो उसके पास मैक का जेवीएम होगा तो वो चला लेगा, मतलब उसको कंपाइल करने की जरूरत है, डायरेक्टली इसको चला लेगा। किसी के पास विंडोज का जेवीएम है तो वो भी चला सकता है, किसी के पास लिनक्स का जेवीएम है तो वो भी चला सकता है। सो इट हाउ इट वर्क्स। ये हो गया अपना दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आई गेस एक ही पेज में होगा, ज्यादा नहीं होगा। देखो, अब इसमें अलग अलग ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं जोड़ घटाव गुना भाग वाले ऑपरेटर को अरिथमेटिक बोलते हैं, जो एक दूसरे में रिश्ता बताता है, छोटा बड़ा बराबर नहीं बराबर, उसको रिलेशनल बोलते हैं, रिश्ते वाला ऑपरेटर। यह है मैथ वाला ऑपरेटर, इसको अरिथमेटिक बोलते हैं। रिश्ते वाले को रिलेशनल बोलते हैं। लॉजिकल बेसिकली एक या एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर से क्या निकलता है, ट्रू फॉल्स। तो जनरली उस सबको कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये एक तरह का आपका इसी का पार्ट है, आप कह सकते हैं अरिथमेटिक का ही। इसका काम बस इतना है, वैल्यू को एक स्टेप बढ़ा देना है, एक स्टेप घटा देना है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वैल्यू असाइन करता है। जैसे a इक्वल टू 0 ये असाइन कर दिया, प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है कि a की ओल्ड वैल्यू में 5 जोड़ के फिर असाइन करो। तो ये बस हो गया आपका। असाइनमेंट में भी आप बस एक तो इक्वल टू और बाकी ये प्लस माइनस वाला है ना, सबके साथ इक्वल टू लगा लीजिए, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू हमेशा। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसका ये सिंटेक्स है कि क्वेश्चन मार्क और डॉट, क्वेश्चन मार्क और डॉट। अब जो ये क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ये कंडीशन पहले लिखते हैं, कंडीशनल, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया हमको लगता है, ये कंडीशन लिखना होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है। ये यहाँ पे ना देखिए, यहाँ तक ये बस बता रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल ये दिया है कि यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा है कि 10 बड़ा है 5 से, तो अगर ये बड़ा है तो 10 करो और अगर बड़ा नहीं है तो 5 करो। ऐसे समझिए ये मैक्स वेरिएबल में इस कंडीशन के बेसिस पे अगर ट्रू हुआ तो पहला वाला डेटा जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा वाला डेटा जाएगा। सिंपल। कंडीशन जो लिखा है अगर ये ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला डेटा जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो
कॉलन लिखा है, इसके बाद वाला डेटा इसमें जाएगा। दिस इज हाउ कंडीशनल ऑपरेटर वर्क। बिटवाइज ऑपरेशन करता है, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन जानते होंगे तो। नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू कीवर्ड से नया ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंस ऑफ से पता चलता है कि वो उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जैसे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जो एस है वो क्या है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, न्यू स्टूडेंट लिखा ना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एस इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट। अगर आप बोलेंगे ना कि एस इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, क्या जो एस है वो इंस्टेंस है स्टूडेंट क्लास का, अगर वो होगा तो ट्रू। और अगर आप यहाँ पे लिख दें एस इंस्टेंस ऑफ टीचर, तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट एस नहीं है। पल्ले पड़ा दोस्त, अलग अलग टाइप का ऑपरेटर है, रट लेना। टाइप कास्टिंग, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन। जैसे एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब एज अ प्रोग्रामर हम लोग को करना नहीं होता। इम्प्लिसिट मतलब अपने हो जाए, इम्प्लिसिट मतलब अपने। जैसे कि एक इंट ए इक्वल टू 10, आप बोले कि 10 को ए में रख दो, और ए का टाइप क्या है, इंट। ए एक इंट टाइप का है। अब अगर इसी इंटीजर टाइप को अगर आप एक डबल वेरिएबल में रखने जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, अगर आप कोई 1 किलो का सामान 10 किलो के बक्सा में रखने जाइएगा तो इजीली चला जाएगा आराम से, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है, प्रोग्रामर को खुद बताना होता है। जैसे डबल ए मतलब क्या है, डबल टाइप का डेटा है, बड़ा डेटा है, ठीक है। और अगर उसको स्टोर किया जा रहा है किसमें, एक इंट में रखना है, तो आपको यहाँ पे ना पहले ब्रैकेट में इंट करके बताना होता है। इसका मतलब ये बताना होता है कि आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि ये जो ए है ना डबल टाइप का, आप इसको इंट में जबरदस्ती कन्वर्ट करो। क्या ये बात समझ में आया। अगर कोई 10 किलो का सामान है तो जबरदस्ती उसको छोटा करके 1 किलो जैसा बना के तब भेजना होता है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब है जो हम प्रोग्रामर खुद करते हैं, और ये समझिए ऑटोमेटिक होता है। क्लियर है। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर करते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये जनरली आपका समझिए बड़ा वेरिएबल में छोटा डेटा रखा जाता है। अगर आप छोटा डेटा बड़ा वेरिएबल में रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन आपको बड़ा डेटा अगर किसी छोटा टाइप के वेरिएबल में रखना है तो उस टाइम एक्सप्लिसिट का जरूरत पड़ता है कि बड़ा डेटा है, जैसे कि डबल क्या है 10.75, ज्यादा बड़ा डेटा है 8 बाइट का, और उसको 4 बाइट के इंटीजर में रखना है। तो आपको पता है जनरली इसमें डेटा लॉस होता है, जैसे 10.75। अब 75.75 थोड़ी इसमें आ पाएगा, तो इसमें क्या जाएगा, सिर्फ 10 जाएगा, 75 वाला पार्ट हट जाएगा। तो ये दिक्कत है। अब आप कंडीशनल देख सकते हैं, इफ कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर साथ में एल्स भी जोड़ देंगे तो किसी कारण से अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला चल जाए। नेस्टेड इफ एल्स यही होता है कि आप इफ लिखे और उसके अंदर एक और इफ लिख दिए कि अगर ये कंडीशन हुआ तो ये पूरा काम करना, और इस पूरे काम को करने के दौरान अगर तुम अंदर आ ही गए हो, ऐसा समझिए अगर एज 18 से ज्यादा हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आ गया, तब ये चेक करेगा इफ सिटीजन, अगर वो सिटीजन है तभी बोलेगा एलिजिबल। समझे। तो 2 डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहे हैं, मतलब एक दरवाजा तोड़ के अगर घुस भी गए तो अंदर एक और दरवाजा है वो भी चेक कराना पड़ेगा। एलसिफ लैडर, इफ है एलसिफ है, अब इसके आगे मान लीजिए एक और एलसिफ भी लगा सकते हैं, मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, लास्ट में एक एल्स तो होता ही होता है। फिर आता है स्विच स्टेटमेंट, स्विच के अंदर कोई वेरिएबल डालिए। अब केस 1 का मतलब है क्या इस डे का वैल्यू 1 है तो ये चीज करो। केस 2 का मतलब है इस डे का वैल्यू 2 है तो ये करो। डिफॉल्ट अगर इस डे का वैल्यू इनमें से कुछ नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये वाला प्रिंट कर दो। फिर टर्नरी ऑपरेटर आप देख लिए यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन मार्क, फिर जो ट्रू ट्रू के केस में क्या करना है, फॉल्स के केस में क्या करना है, वो चीज यहाँ लिखना है। फिर आता है लूप स्टेटमेंट, वाइल लूप। वाइल इसके अंदर कंडीशन, और पहली बार कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू हुआ तो अंदर वाला कोड चलेगा, चलने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, फिर ट्रू हुआ तो फिर चलेगा, और जिस पॉइंट पे कंडीशन फॉल्स हुआ उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसका आउटपुट जनरली आई है, आई से 5 तक है, तो 1 से लेके 5 तक आपको आएगा। फिर अच्छा ये अलग अलग लाइन पे आएगा 1 2 3 4 5। डू वाइल में क्या होता है कि डू पहले करो, पहले कंडीशन बाद में चेक करो। तो इसको कुछ ऐसा समझिए कि आई की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 2 भी कर देगा,
अगर कंडीशन ट्रू है मतलब 5 से छोटा है तो फिर से वापस डू पे जाना होगा। ऐसे में इसमें व्हाइल पहले चेक होता था, कंडीशन ट्रू हुआ तो चलाना है वरना नहीं चलाना है। इसमें कि पहली बार तो काम कर दो फिर आके चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से वापस आओ यहाँ पे। तो ये भी जनरली यही करेगा, 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब यूज करना है जब आपको पता है कि कितना आइट्रेशन यानी कितना बार आपका लूप चलना चाहिए। तो आप जनरली बताते हैं कि मेरा i इक्वल टू 1 से शुरू करना है, i जब तक 5 से छोटा है तब तक चलाना है, हर बार i को प्लस प्लस करना है और i को प्रिंट कर दिए। अगर आपके लूप के अंदर एक ही लाइन है तो आप ये वाला ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं, ये इफ एल्स में भी होता है। अगर आपके इफ कंडीशन में एक ही लाइन है तो नीचे वाला ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते। एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ पे ना ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन था, इसमें भी नहीं लगाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं। फिर आते हैं आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब है लूप को क्विकली रोक दो। जैसे इसमें इफ आई के वैल्यू किसी पॉइंट पे 3 हुआ, जनरली आई इक्वल टू 1 से आई 5 तक जाना था, बट बीच में कहीं पे भी आई के वैल्यू 3 हुआ तो ब्रेक कर जाओ, लूप रुक जाओ, हो गया। 1 2 के बाद ये प्रिंट नहीं होगा। कंटिन्यू मतलब करंट आइट्रेशन को छोड़ दो, 1 करो 2 करो, और अगर आई इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू कर दो, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आएगा। लेबल लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल लूप का मतलब आउटर, जैसे आप होता है ना कि 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप, अगर लूप के अंदर लूप करते हैं, नेस्टेड लूप करते हैं, तो आपको कौन सा वाला लूप ब्रेक करना है ये आप यूज कर सकते हैं, लेबलिंग का यूज करते हैं। जैसे ये वाला लूप बना था, इसके ऊपर लिख दिया था आउटर, जब ब्रेक आउटर लिखेगा तो एक्चुअल में ये वाला लूप ब्रेक होगा। ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है? तो ब्रेक क्या करता है, लूप को कंप्लीटली रोक देता है, बंद हो गया। कंटिन्यू क्या करता है, करंट आइट्रेशन को स्किप करता है बट नेक्स्ट आइट्रेशन से कंटिन्यू कर जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन कल देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? ऐसा कॉन्सेप्ट, यहाँ बोला ना, ऐसा पैराडिग्म जिसमें पूरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बटा होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलके आपके पूरे सॉफ्टवेयर को चलाता है। प्रिंसिपल 2 तो अनारी प्रिंसिपल है, 4 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स है। आप इसको 4 पिलर्स ऑफ प्रूफ बोलते हैं। क्लास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, इंस्टेंस बस उस क्लास का एक ऐसा समझिए कॉपी है या जीरोक्स है। इनकैप्सुलेशन डेटा और फंक्शंस को सिंगल यूनिट में बांधना, इनकैप्सुलेशन। इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना जबकि सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना, एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अगर कोई पहले से क्लास बना है उसके प्रॉपर्टीज या मेथड्स को दोबारा नया क्लास बनाते टाइम यूज करते हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड से करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक इंटरफेस मेनी फॉर्म्स। अगर आप एक ही नाम का अलग अलग मेथड बना रहे हैं, एक ही इंटरफेस के थ्रू अलग अलग काम करा रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्लास कीवर्ड, उसके बाद आप अपने क्लास का नाम दे सकते हैं, हेलो मेलो गेलो स्टूडेंट, जो भी देना है, और अंदर में आप अपना वेरिएबल या मेथड्स रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस टाइप का ओबीजे S1 S2 ऐसा कुछ वेरिएबल नाम बनाइए और न्यू क्लास नेम वैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट का बनाना है तो स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। आप पेरेंट का भी बना सकते हैं, पेरेंट P1 मान लीजिए, ये नाम भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। न्यू पेरेंट करके आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास स्टूडेंट, इसमें नेम राहुल, एज 20 लिखा है। डिस्प्ले फंक्शन है, ये सब क्लास के अंदर है, एक नेम और एज डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी के अंदर एक मेन मेथड है जिसमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, s.display से उसका मेथड कॉल किया गया, तो आउटपुट राहुल और एज 20 आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आप लोग भी थोड़ा इस पीडीएफ को पढ़ के आइएगा। 5 क्वेश्चन आज हो गया है, टोटल 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3 दिन में हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने का। अभी कल सुबह हाँ करा देंगे कल सुबह ही, बट आप लोग एटलीस्ट, आपको एक बात बताते हैं, अगर हमको ग्रुप में, देखिए हम रूल बता रहे हैं, अगर ग्रुप में एटलीस्ट हमको 7 गुड मॉर्निंग्स दिख जाता है 8 बजे तक, तो समझ जाइए क्लास होगा, और नहीं दिखा तो नहीं होगा। ये सिंपल रूल आज से हम लोग फॉलो करेंगे। 7 गुड मॉर्निंग दिखेगा तो क्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, वरना फिर बाद में बताना पड़ेगा। क्या एक आदमी 7 बार भेज सकता है ना? ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। मिनिमम 7 लोगों का प्रेजेंट अटेंडेंस होना चाहिए।
क्या पूछ रहे हैं अनीस? करें